गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका पीवाईक्यू अंकोहम चैप्टर का लेकर के आ रहे हैं। हमने अंकोहम का थ्योरी दिए थे और मुझे क्या था, पीवाईक्यू बचा हुआ था, तो पीवाईक्यू का क्लास कर रहे हैं। फिर जल्दी बीच में एक दिन गैप हो गया है ना। हम कल इसके ऊपर क्या करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोजेनिक एसिड्स का लेकर के आ जाएंगे और उसके बाद अमीन जल्दी कोशिश करेंगे खत्म कर दें। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, एक क्लास में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को साथ में लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए तैयार हो। हमने पहले टॉपिक्स में क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोजेनिक एसिड्स के ऊपर बात करें। बाकी अगर अभी देखो एक नया बैच आ रहा है हमारा 8 से 9 में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आ रहे हैं। आपके जान पहचान का जो भी आप अपना बता दीजिएगा कि क्या हो गया, नया बैच स्टार्ट हो गया है। और इंग्लिश मीडियम सिर्फ जो बैच है वो जल्दी आ जाएगा, मतलब 2-4 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, 9 से 10 में एक बैच आ जाएगा। और अगर बायो के बच्चे हैं तो बायो के बच्चे के लिए 2 से 3 में भी एक बैच आया है 12th क्लास का, और एक बैच जल्दी सुबह में आ जाएगा है ना, 7 से 8 के आसपास या 6 से 7 में आ जाएगा वो। तो जो भी जान पहचान का है अपना इसको शेयर कर दोगे, बता दोगे इसको है ना। 21 जनवरी से मतलब आज से ही स्टार्ट हो गया ये बैच। चलो यहाँ से हम लोग पहले बात करें, यहाँ से क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। पहला है 2023 का क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग 2023 की क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईथर। ईथर कौन है? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कभी कभी फंक्शन ग्रुप पहचानने आ जाता है तो आप बहुत आसान से कुछ फंक्शन ग्रुप को याद कर लीजिए। जो चैप्टर है खास करके आपका पहला, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, अंकोहम, फिनोम और ईथर। तो अंकोहम में होता है ROH है ना। फिनोम में इसी को एरोमेटिक कर लेते हैं, बेंजीन रख लेते हैं तो OH आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए, अगर यहाँ पर बेंजीन है यहाँ पे OH आ गया, ऐसा हो जाएगा आपको। और अगर ईथर की बात करता है तो ROR हो जाते हैं, यहाँ पर ईथर हो जाते हैं। तो ये इस चैप्टर का फंक्शन ग्रुप आ गया। अगर एक और देखें कार्बोजेनिक एसिड तो RCOOH हो सकता है। एल्डिहाइड अगर आप देख रहे हैं तो RCHO हो सकता है। अगर आप कीटोन देख रहे हो तो RCOR- हो सकते हैं है ना। और अगर आप यहाँ से क्या कहते हो कि अमीन की बात करें तो RNH2 हो जाएगा। आप साइनाइड की बात करेंगे RC3 हो जाएंगे। अगर आप आइसोसाइनाइड की बात कर लेते हैं तो RNC हो जाएगा है ना, RNC हो जाएगा। और अगर इसके बाद आप अगर बात कर रहे हो इसका अंकोहम हो गया, इस पर अंकायन हैमाइड्स की बात करते हैं तो RX, X की जगह पर फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगा आपका। एस्टर की बात कर रहे हैं तो RC OR आ जाएगा, ये आपका एस्टर आ जाएगा। यहाँ से फिर अगर आपको अमाइड की बात करनी है तो अमाइड आ जाते हैं, RCONH2 हो जाता है, ये अमाइड में आ जाते हैं है ना। अब आपको देखिए क्या पूछा है, ईथर। ईथर हमने क्या बोला है, ROR। आप चेक कर लीजिए ROR कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर है, देखिए इस टाइप से है, RC OH हो गया। यहाँ से भी हो गया RC OR हो गया। यहाँ से आपका है ROR हो गया है ना। यहाँ से RCOOH हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि ROR यहाँ पर है, ये आपका ईथर हो जाएगा है ना। कीटोन्स का आपको पूछा है, कीटोन का हो जाता है RC, चलो देते सर कीटोन यहाँ लिखा हुआ है ना। तो आप फंक्शन ग्रुप एक बार देख करके जाओगे, ऑब्जेक्टिव इससे मिल जाते हैं तुम्हें फंक्शन ग्रुप से। आप फंक्शन ग्रुप देख लीजिएगा, आप अगर नहीं आ रहे तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद देखो इसको। Which of the following will not give iodoform test? अब हम यहाँ से बात करते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता कौन है। आयोडोफॉर्म टेस्ट देखो क्या होता है, हम यहाँ से पहले समझे, हम आयोडोफॉर्म को हटाओ, हमने हाइमोफॉर्म पे बात करनी है। किस पे बात करनी है, हाइमोफॉर्म। हाइमोफॉर्म में क्या लेते हैं, Br2 CM2 ले सकते हैं। CM2 लेंगे तो क्लोरोफॉर्म कह देंगे, क्लोरीन है। ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा है ना। तो हाइड्रोजन में क्या कहते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लेते हैं। इसका जो लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस में लेते हैं NaOH या KOH के पोजीशन में लेते हैं। बात आती है कि सर कौन है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए देखिएगा आपका एक CH3 O ग्रुप चाहिए। ये ग्रुप अगर आपको मिल जाता है तो या एल्डिहाइड हो सकता है या एसीटोन हो सकता है या कार्बोजेनिक एसिड्स हो सकते हैं। अगर ये दिख जाता तुम्हारे पास तो ये देता आपका क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेमोफॉर्म टेस्ट दे देता है। या तो आपको ये दिखना चाहिए CH3COH और यहाँ पर H दिखना चाहिए, बाकी इधर CH3 भी हो सकता है या H भी हो सकता है। ये ग्रुप दिखना चाहिए, एक OH के साथ CH3H दिखना चाहिए।
तो ये आपका आयोडोफॉर्म देता है। तो याद रखना आयोडोफॉर्म में क्या होगा, या तो CH3C डबल बॉन्ड O दे देगा, या तो CH3C के ऊपर OH और H रहा तो ये आयोडोफॉर्म दे देगा। तो ये दो कंडीशंस चेक करना है जहां पर आयोडोफॉर्म दे देगा या फिर हाइमोफॉर्म, ये तीनों में से दे देंगे। इसके जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट्स अंत में बन के आ जाता है CHX3। X के जगह पर अगर क्लोरीन है तो CH3 बन जाएगा, CHBr3 बन जाएगा या फिर CHI3 बन जाएगा। तो ये आपको यहाँ से आ जाएंगे और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा यहाँ से। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं, तो आप यहाँ से समझेंगे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट या हाइमोफॉर्म टेस्ट कहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर CM2, Br2 और I2 है ना, ये सब चीजें जो आता है आपके पास वो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आयोडोफॉर्म या हाइमोफॉर्म से यहाँ से टेस्ट आ जाएंगे, है ना। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत है। चल अब इसमें चेक करो कौन देख सकता है। पहला आइसोप्रोपाइल अम्कोहम। आइसोप्रोपाइल अम्कोहम में यहाँ OH है, यहाँ पे CH3 है, इधर भी CH3 है, यहाँ H। तो देखिए ये तो क्या होगा, CH3HOH का रूप में आ गया, ये दिखाएगा। इथेनॉल, इथेनॉल में क्या दे रहा है तुम्हारा, CH3CHOH यहाँ पर आ गया, ये दे रहा है ना, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा आपका। इसके बाद क्या है इथेनम, इथेनम है मतलब CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप से H है, यहाँ इथेनम हो गया एल्डिहाइड, अम्ल मतलब एल्डिहाइड हो गया, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। बेंजाइल अम्कोहम, बेंजाइल अम्कोहम कैसे बनते हैं, यहाँ पर देखो CH2OH आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर CH3 ग्रुप्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता है ना, यही कंपाउंड से जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता। तो आपने पहचान गया कि कहां से दिखेगा। आइसोप्रोपाइल अम्कोहम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पर COH आ गया, यहाँ हो गया, तो यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CH3HOH के रूप में आ रहा है, तो CH3HOH के रूप में अगर शो कर जाता है तो वो आपका क्या होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे पाता है। तो यहाँ पर देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ पर बेंजीन ग्रुप आ गए हैं, बाकी सब जगह आ रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड O या COH और H ग्रुप्स आ रहे हैं। इसके कारण से बाकी जगह पे क्या होगा, तुम्हारा आयोडोफॉर्म टेस्ट आएंगे, इस जगह पर आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे हो गया आपका स्क्रीनशॉट लेंगे मुझे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां से बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है वो है ब्यूटेन टू OM, ब्यूटेन टू OM, ब्यूटेन टू OM अच्छा बनाने की। ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटेन हो गया, सेकेंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप का अम्कोहम ये बनने वाला है ना। ब्यूटेन टू OM यहाँ से आ गया, ब्यूटेन टू OM आ गया। अब बताइए क्या हो गया, क्या प्राइमरी होता है, प्राइमरी क्या होता है जब उस कार्बन से जुड़ा होता है जो एक ही कार्बन से जुड़ा होता है। ये कार्बन से फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ, ये इधर से भी जुड़ गया, इधर से जुड़ गया। अगर दो कार्बन से जुड़ेगा तो 2 डिग्री, 1 कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ेगा तो 3 डिग्री। तो जो वो 1 डिग्री से जुड़ता है वो प्राइमरी हो जाता है, जो 2 डिग्री से जुड़ता है सेकेंडरी हो जाता है, जो 3 डिग्री से जुड़ता है वो क्या हो जाता है, टर्सरी होता है। यहाँ पे कितना डिग्री से जुड़ा है, 2 डिग्री से, इसका मतलब सेकेंडरी हो गया, है ना। बिकॉज ऑफ मेनली सॉल्युबल इन वाटर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए आपका अम्कोहम है, यहाँ भी अम्कोहम है, ये भी अम्कोहम है, ये भी अम्कोहम है। अगर इसमें पूछा जाए और ये दोनों तो सेम ही दे दिया गया है ना, ये दोनों तो सेम ही दे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये P/2 का है, तो शायद ये क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि सबका सब अम्कोहम है। आज में पूछ सकता था कि कौन जो है कम सॉल्युबल है, तो ये चल सकता था कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री से बात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है तुम्हारा कि पूछा है कि कौन सॉल्युबल है, तो सारे सॉल्युबल हैं क्योंकि सबका सब अम्कोहम है। और अम्कोहम जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर के साथ में, तो वाटर के साथ में अम्कोहम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण से सबका सब सॉल्युबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको OH दिख गया, अम्कोहम दिख गया आपका, यहाँ पर भी OH दिख रहा है, यहाँ पर भी OH दिख रहा है और यहाँ पर भी OH दिखेगा क्योंकि यहाँ पर देखो CH3CHOH है ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3CHOH है और यहाँ पर फिर से CH3 आ गया, तो ये भी अम्कोहम आ गया, 2 डिग्री अम्कोहम आ गया और ये सब 1 डिग्री अम्कोहम आ गया। तो वैसे कंडीशंस में अगर इसमें अगर पूछता मैक्सिमम और मिनिमम तो हम बातें कर सकते थे, ऐसे सॉल्युबिलिटी में सबका सम है ना। चलिए यहाँ तक तो हो गया आपका एमसीक्यू। व्हाट इज पावर अम्कोहम, पावर अम्कोहम क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। पावर अम्कोहम इज ए टाइप ऑफ फ्यूल, पावर
अल्कोहल इज अ टाइप ऑफ फ्यूम। उतारोगे इस क्वेश्चन को साथ साथ में लिखते जाओगे, याद रहेगा। पावर अल्कोहल इज अ फ्यूम, ये फ्यूम है ना। इन दिस फ्यूम, इस फ्यूम में हम क्या करें, इन दिस फ्यूम 80% पेट्रोलियम लिख सकते हो, 80% पेट्रोलियम, या फिर कोई लिख सकते हैं कि सर मेरे पास पेट्रोल या डीजल कुछ भी लिख सकते हैं, या कोई फॉसिल फ्यूल लिख सकते हो। अब प्लस इसमें 20% इथेनॉल मिलाई जाती है, या अगर इथेनॉल ना याद रहे तो आप अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर अल्कोहल के टर्म्स में यूज किया गया है। तो जब हमारी आजकल जो गाड़ियां चल रही है, उस गाड़ी में 100% फ्यूम नहीं डाल रहे, उस फ्यूम के साथ हम 20% इथेनॉल डाल रहे हैं, तो इथेनॉल बेस्ड गाड़ियां चलाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस कंडीशंस पे हम इसको कहते हैं पावर फ्यूम कहते हैं। याद रखना कि जब पेट्रोलियम मटेरियल्स में 20% इथेनॉल को ऐड कर दिया जाता है, तो वो मुझे क्या बन जाते हैं, पावर फ्यूम बन जाती है, पावर को हम इसे क्या देते हैं, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द मेन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो आपको तो याद है, ओ रहेगा तो ईथर हो जाएगा, ओ रहेगा तो क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। अच्छा बताइए, यहाँ पर OH तो है, अल्कोहल तो है सर, लेकिन 1 2 3 कागज से जुड़ा, ये हो जाएगा टर्सरी। यहाँ पर देखिए CHOH, यहाँ भी अल्कोहल है, बट ये 2 कागज से जुड़ा, ये हो गया सेकेंडरी। तो ये हो गया आपका टर्सरी, ये हो गया टर्सरी, और ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर आ रहा है CH2OH, तो यही आपका प्राइमरी दिख रहा है यहाँ पे, CHHOH आकर एक ही कागज जुड़ा, तो ये हो गया प्राइमरी। तो आपसे पूछा क्या था, प्राइमरी अल्कोहल कौन है, तो प्राइमरी अल्कोहल यही आ जाएंगे, है ना, क्या जाएंगे, यही आ जाएंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल आपको समझ में, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं इसमें, है ना, समझ में आ रहा होगा। आप मेरे साथ रिवाइज करते चले जाइए, आसान हो जाएगा। कह रहा है कि डाइथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर। देखिए डाइथाइल ईथर, इथाइल कैसे होता है, CH3CH2, ईथर का क्या लिखते हैं, O लिखते हैं। और डाइथाइल, डाइथाइल का मतलब हो गया कि सर इधर भी इथाइल ग्रुप जुड़ा होगा, CH2 और CH2। देखिए डाइथाइल ईथर हो गया इधर से। एक तरफ क्या है, मिथाइल और प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल में CH3CH2 आ जाएगा, और मिथाइल में CH3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, आ गया यहाँ से क्या आ गया, डाइथाइल मिथाइल, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर आ गया। अब देखिए पूछ रहा है कि किस टाइप का आइसोमर है, तो आइसोमर अगर आपसे पूछ रहा है तो आप देख लीजिए, आइसोमर 2 टाइप का होता है, आइसोमर 2 टाइप का होते हैं। एक तो मेरे पास क्या होते हैं कि ज्योमेट्रिकल मतलब का सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, एक स्टेरियो आइसोमर होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा क्या होता है, स्टेरियो आइसोमर। स्टेरियो आइसोमर में क्या होता है, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, इसमें मोनोमर फार्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चर सेम होते हैं, और यहाँ पर आईपीएसी सेम हो जाता है। स्ट्रक्चरल में क्या हो जाता है, क्या क्या हो जाता है यार, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी, 3D अरेंजमेंट या स्पेक्ट्रम अरेंजमेंट भी कहते हैं इसको, स्पेक्ट्रम अरेंजमेंट इसका डीपर हो जाता है ना, अरेंजमेंट इसका क्या जाते हैं, डीपर हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें आईपीएसी सेम हो जाता है, IUPAC सेम हो जाता है, हाँ। तो अब यहाँ से चेक करना चाहना आईपीएसी, आप ये चैनल इसको लेते हैं तो 2 कार्बन का हो गया, इधर भी 2 कार्बन हो गया, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो गया इसका, इथॉक्सी इथेन। तो आप देखिएगा ईथर का नेम में यूज किया जाता है अंकॉक्सी अमकेन का प्रोप लिया जाता है, अंकॉक्सी अमकेन। जो छोटा होता है उसको अंकॉक्सी वर्ड यूज करते हैं, जो बड़ा होता है उसको अमकेन में यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों सेम था, इसमें किसी को भी अंकॉक्सी मिल सकते हैं, किसी का भी इथेन मिल सकते हैं। अब इसमें देखेगा यहाँ पर छोटा है, इसका यूज करें एक ही कार्बन का, तो इसको लिखेंगे मिथॉक्सी, क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। जो छोटा रहेगा उसको लिखेंगे ऑक्सी के साथ में, तो मिथॉक्सी, और 3 कार्बन का प्रोपेन आ गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आईपीएसी डिफरेंट हो गया, इसका मतलब है कि तो स्पेक्ट्रम अरेंजमेंट अलग हो सकता था, बट आईपीएसी यहाँ पर हमने कहा था सेम होना चाहिए था, बट यहाँ पर आईपीएसी डिफरेंट दिख रहा, तो स्टेरियो तो नहीं होगा, इस में आपका। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर आइसोमर में अगर आप पढ़ रहे हो, देखोगे यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में, स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में होता है, एक पहला तो होता है चैन आइसोमर। चैन आइसोमर होता है, चैन में देखिए कि 3 टाइप का चैन होता है, नॉर्मल जो सीधा होता है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होता, तो उसको नॉर्मल चैन कहते हैं। दूसरा होता है आपका नी आइसो, आइसो में एक कार्बन पर से एक ब्रांच हो जाते हैं, नियो में से एक कार्बन पर से 2 ब्रांच आ जाता है, तो आइसो, नियो और नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिए कोई ब्रांच नहीं दिख रहा, मतलब दोनों नॉर्मल चैन है, तो चैन आइसोमर भी नहीं होंगे। दूसरा है सर पोजीशन आइसोमर, है ना, पोजिशनल आइसोमर की बात करते हैं। तो पोजीशन की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से कौन पे होगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप मिल जाते हैं,
कौन सी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो बताइए यहाँ भी फंक्शन ग्रुप हो गया 1 2, यहाँ भी हो गया जी 1 2 3। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ भी फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ, फर्स्ट पे यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो पोजीशन भी नहीं होगा क्योंकि पोजिशनल आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शन ग्रुप की पोजीशन जो है वो सेम है, इसका आंसर पोजीशन भी नहीं आएगा। तो एक होता है रिंग चेन, तो रिंग तो दिख नहीं रहा, इसमें रिंग चेन को लेते नहीं है ना, रिंग दिख नहीं रहा, इसमें क्या होगा रिंग चेन आइसोमर इसमें नहीं होंगे। तो रिंग चेन की बात कर रहे थे, तो रिंग चेन में क्या होगा, रिंग चेन यहाँ पर है नहीं, पोजीशन यहाँ पर है नहीं, चेन यहाँ पर है नहीं। उसके बाद का फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है ईथर का है, इसलिए इसको फंक्शनल आइसोमर भी नहीं मान सकते है ना। इसके बाद होता है फंक्शनल आइसोमर के बाद होता है मेटामर्स। मेटामर्स में क्या हो जाते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है बट उसकी अरेंजमेंट आगे पीछे हो जाते हैं, अनसिमेट्री और सिमेट्री हो जाते हैं। तो देखो यही कंडीशन इसमें आ रही है, तो ये मेटामर्स है। क्या है ये मेटामर्स है। तो आप देखो मेटामर्स कहाँ दिख रहा है तुम्हें ऑप्शन में, कहाँ क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकता, पोजीशन नहीं हो सकता, चेन आइसोमर नहीं हो सकता, क्या होगा इसमें मेटामर्स हो सकता है। तो आप समझ गए कि आइसोमर्स का टेक्निक कैसे चेक करना। अगर पहला आपको चेक करना है कि क्या स्टेरियो है या नहीं है तो आप आईपीएससी चेक करोगे। अगर आईपीएससी सेम मिल रहा दोनों तो नाम ही कर दिया ना इसने एक का नाम था डाइथाइलमिथाइल, एक का नाम था मिथाइल प्रोपाइल, नाम ही चेंज है, नाम चेंज है तो फिर क्या होगा कभी स्टेरियो नहीं हो सकता क्योंकि आईपीएससी नेम अगर सेम रहता है तभी स्टेरियो में जाते हैं, है ना। और स्ट्रक्चर में आईपीएससी नेम डिफरेंट होता है। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि स्ट्रक्चर आइसोमर था। अब स्ट्रक्चर आइसोमर में होता है चैन, रिंग चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स और टॉटोमर्स होता है। तो टॉटोमर्स तुम्हें यहाँ नहीं पूछने होगा, वो कंपटीशन में पूछेंगे। यहाँ पर क्या होगा ये आ जाएगा। तो ईथर जब भी बनाएगा तो याद रखना, ईथर जब भी बनाएगा मेटामर्स बनाएगा क्योंकि जब सेम फंक्शन ग्रुप हो जाते हैं और अगर उसको अरेंजमेंट इधर उधर कर लेते हैं तो वो मेरे पास क्या आ जाता है मेटामर्स में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेटामर्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत अगर यहाँ तक है तो हम आगे बात करें, चलिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमको, क्या हो गया कि सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। अब देखिए फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, तो अगर फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो यहाँ से क्या होता है कि जो ब्रोमीन्स होते हैं वो H के साथ जुड़ता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करता है। इसके कारण से ब्रोमीन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आके के बैठ जाता है। तो यहाँ से देखोगे ये फिनॉल हो गया यहाँ पे और यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन और इस जगह पर ब्रोमीन जाके के बैठ जाता है। तो आपको हो गया क्या नंबर कितना चाहिए क्योंकि OH की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और 6, तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोबेंजीन या सॉरी ट्राइब्रोमोफिनॉल हो जाएगा। तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल यहाँ पर आ गया जी आपका 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो याद रखना ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है ना, कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्या होगा ब्रोमीन वाटर क्या बन जाएगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। अब देखो याद रखना ऑक्सीडेशन की बात करेंगे इसमें। ऑक्सीडेशन में देखो दो टाइप का है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात अगर करते हैं तो दो टाइप का है, एक है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें आता है K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम, कुछ भी रह सकता है H2SO4 HCl कुछ भी रह सकता है ना। KMnO4 जो होता है आपको याद होगा, KMnO4 हमने डिगॉक में पढ़ाया था, एसिड में भी रिएक्ट करता है, बेस में भी करता है और न्यूट्रॉन में भी करता है। क्या करता है एसिड बेस और न्यूट्रॉन सब में करता है। CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये आ सकते हैं और H2SO खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो आपको हम अभी स्ट्रक्चर नहीं बता रहे तो आप समझेंगे ना, PCC हो रहा है, PDC हो रहा है, ड्राई Ag2O आ जाएगा, टॉर्नेंस आ सकते हैं, है ना, फर्निंग आ सकता है, टॉर्नेंस फर्निंग आ सकता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ये सब जो होता है तो हमारा का क्या होता था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता था। तो आप इसको पता कर लीजिए कि कौन सा एजेंट कहाँ पर काम करेगा। अब याद रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड के बाद जब इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं तो मेरे पास क्या हो जाता है, तो देखो यहाँ पर हम डालते हैं माइल्ड डालते हैं तो यहाँ पर रुक जाता है और यहाँ पर फिर एल्डिहाइड से बन जाता है कार्बोजेनिक एसिड। तो जब इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं तो बन जाता है कार्बोजेनिक
ऐसे, और ये किससे बनता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बनता है जी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप इसको डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दीजिएगा तो आपको ये डायरेक्ट ये प्रोडक्ट दे देगा। तो आपको अगर रास्ते से मुंह करके आना है तो अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना तो मैंगो डाल दीजिए, इसमें इसको उठा करके डाल दीजिए। एल्डिहाइड से जो कार्बोनिक एसिड डालना है तो आप फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कोई उठा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोनिक एसिड जाना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक आपका आ गया कि ये 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रही है। अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है जी, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल आपको कीटोन दे देगा। क्या दे देगा? आपको कीटोन दे देगा। तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल में कीटोन आ जाएंगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं या मैग्नी भी कर सकते हैं। तो मैग्नी बहुत कम होते हैं, यहाँ पर ज्यादातर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ पर कीटोन दे देते हैं, हो जाएगा ये। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा कि आपको यहाँ से आगे अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का कोई भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होते हैं। तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि आपको पूछ क्या रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म व्हेन phenol react with bromine, अच्छा ये तो हो गया था ना, ये पूछा था which of the following compounds on oxidation gives a ketone, ketone दे रहा है मतलब 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए। क्या चाहिए आपको? 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए। अब चेक कीजिए इसमें 2 डिग्री अल्कोहल पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर अभी हमने पीछे बनाया था। यहाँ OH हो जाता है, यहाँ पे CH3 हो गया, इधर CH3 हो गया और यहाँ H हो गया थी। तो ये कार्बन को देखिए 2 कार्बन से जुड़ा मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये तो दे सकता है और चेक करते हैं। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का है तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में यहाँ पर OH हो जाता है और यहाँ पे CH3 आ गया जी। नहीं, ये 2 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री है, ये नहीं देगा आपको। N-ब्यूटाइल अल्कोहल नॉर्मल में तो 1 डिग्री आते हैं जी। N-ब्यूटाइल अल्कोहल 4 है, ये OH आ गया तो ये तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल 1 डिग्री आ जाएगा। नियोपेंटाइल अल्कोहल, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल का देखिए नियो पे क्या बताए थे, एक ही काम पर 2 ब्रांच हो जाते हैं। तो यहाँ पर नियोपेंटाइल अल्कोहल है, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल में तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर भी तुम्हारा आ जाएगा 1 डिग्री। तो अब यहाँ पर एक ही जो 2 डिग्री दिखा रहा है वो है आइसोप्रोपाइल, है ना। क्या है तुम्हारा? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल में 2 डिग्री अल्कोहल है जो कीटोन दे देगा। तो याद रखना 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन दे देगा, 3 डिग्री अल्कोहल तुम्हें क्या देता है? कुछ नहीं देता है ऑक्सीडेशन से, और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है तुम्हारा? एल्डिहाइड दे देता है। तो आपको एक ही जो था वो आपके पास क्या था? 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ था। The oxidation of which of the following ये तो हो गया एसीटोन की तरह। अच्छा सोचिए यहाँ पर कीटोन का था, अब है एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है आप याद कीजिए, एसीटोन होता है CH3COCH3। पहला कंपाउंड जो कीटोन का होता है, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए कीटोन बनाने के लिए, तो जो पहला कंपाउंड आ जाता है ना जी वही आ जाता आपका एसीटोन। तो आप देख लीजिए फिर से वही बात आ गया कि आपको 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए था। यहाँ पर CH3CHO, ये तो एल्डिहाइड दिया हुआ पहले से दिया हुआ, देखो जो यहाँ पर क्या दिया एल्डिहाइड, CH3CHO एल्डिहाइड तो दे रहा है, एल्डिहाइड से कीटोन नहीं जाएंगे। C2H5OH है तो यहाँ तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड चला जाएंगे, C2H5OH है यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल चला जाएगा। यहाँ देखिए आपको 2 डिग्री दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? हमको तो दिख गया था CH3, यहाँ से आ गया था जी CH, यहाँ से आ गया था OH और ये आ गया था CH3, यहाँ 2 डिग्री दिख रहा तो ये एसीटोन में चला जाएगा। फॉर्मूला मिल रहा है 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ये ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होकर 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में बदल जाएंगे, यहाँ कीटोन में बदलेंगे, ये आ जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखिए, तो 1 डिग्री ऐसे भी दिख रहा है तो ये तो पॉसिबल है। तो ये आपका समझ में आ गया कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि मतलब अल्कोहल को कीटोन में ला सकते हैं और अल्कोहल को। तो 2 क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, एक ही साल में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? हाँ, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ रहा है और इससे बेहतर कोई और कुछ हो सकता है क्या? आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ चलिए आगे आपको बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन दे देते हैं, है ना। तो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल है आपके पास, तो CH3CH2OH है। अब आपके इसके ऊपर दे रहा है CrOCl2, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, क्या दे रहा है? CaOCl2, है ना। तो यहाँ से देखोगे नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ेगा ये और CaCl2 बन जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे एल्डिहाइड में, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। अच्छा एथेनम को ही प्रोटोनम डिहाइड भी कहते हैं, तो हम आगे देख लेंगे ये क्या हो जाता है। यहाँ से आ जाएगा इस टाइप से, कोई दिक्कत है? तो व्हाट हैपेंड व्हेन डाई, मैं तो क्या कहा इथाइल अल्कोहल, ये आपका इथाइल अल्कोहल,
इथाइल अल्कोहल के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर डाला होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा ना, CaOCm होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही कहते हैं, या इसको कभी आप ऐसे भी लिखते हैं क्या, CaOCm × Cm। अच्छा, अगर या तो फिर ऐसे भी लिखा जाता है CaOCm × Cm, इस टाइप से लिखते हैं। और ये आपका क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। यहाँ से नेसेंट ऑप्शन दे देगा, इसे कहां से ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइज करके इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। लिखिए, हाउ वुड यू ऑब्टेन डाइइथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। देखिए, इथाइल अल्कोहल है, यहाँ से क्या हो गया, CH3CH2OH हो गया। आप इसका दो फॉर्म ले लीजिए और यहाँ से आप क्या करने जाएगा, इसको आप इसको करवा लीजिए इथर मंगाना ना मुझे, तो यहाँ से क्या लेते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है ना। यहाँ से तो देखो पहला तो H2SO4 क्या होगा आपका, एसिड है तो H-HSO4 पर एक माइनस आ जाएंगे। अब ये H जो होगा इसके OH के साथ क्या करने का, वाटर बनाएगा, तो यहाँ से OH H2O बन के निकल जाएंगे और ये जाके के अटैक करेगा अगले वहां पर। तो देखो अगर स्टेप हम बनाए तो ये कॉपी करेंगे, इसको हटा देंगे, हटा देते हैं, है ना। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म समझ लीजिएगा क्या होता है। तो यहाँ से क्या हो गया कि CH3CH2OH है, यहाँ से क्या हो गया जी आपका H इससे अटैक किया तो यहाँ से वाटर बना के निकल जाएगा। अब यहाँ से देखो वाटर बना के निकालना तो ये आ जाएगा CH3CH2 पर एक पॉजिटिव आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। अब ये CH3CH2OH जो है CH3CH2OH ऐसा नहीं लिखते हैं, यहाँ पर वन पेयर होगा इसका, यहाँ पर CH2 आ जाएंगे और CH2 यहाँ से CH3 आ जाएगा। तो देखो ये वन पेयर को इसको डोनेट करेगा, जैसे ही वन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ से आ जाएगा CH3CH2OH, इसके ऊपर वन पेयर डोनेट किया तो पॉजिटिव आ जाएगा, एक वन पेयर भी होगा और यहाँ पे क्या बन जाएंगे CH2CH3 बन जाएंगे। बताइए क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त करता है, ऑक्सीजन इज मोर इवन टू नेगेटिव एटम, कभी ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जब ये बर्दाश्त नहीं करेगा तो इसको हटा देगा। सबसे बेवकूफ कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ से हटा देगा तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3CH2OCH2CH3। तो देखिए डाइइथाइल ईथर बन गया, है ना। तो आपको पहले क्या करना है, CH3CH2OH के ऊपर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालना 413 केल्विन पर, 443 केल्विन पर डालोगे, एनसीईआरटी की डाटा है, मतलब 443 केल्विन पर डालते थे तो ये इल्यूमिनेशन रिएक्शन कर लेता था और यहाँ पर अम्लकीन बना लेता था। लेकिन अगर 413 केल्विन पे करते हैं उससे कम टेम्परेचर होते हैं और यहाँ से क्या करता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं और यहाँ से क्या बन जाते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं इसको या डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं इसको, जहाँ से क्या होता है ईथर के फॉर्म में आ जाता है यहाँ से। तो ये समझ में आ गया आपका, है ना। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ से देख लिए, है ना। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं कन्वर्जन के लिए, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं हार्ट हैप्पेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आसान है, हाँ ना। पहला तो क्वेश्चन वही था, हार्ट हैप्पेंस का ही क्वेश्चन था, हाउ डिड यू ऑब्टेन फ्रॉम डाइइथाइल, तो ये भी हार्ट हैप्पेंस में बन सकते हैं, है ना। तो ये आसान सा आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आते हैं आपके पास। करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, अभी हमने बताया था आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, तो याद होगा आपका CH3CO रहेगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, या तो आपका CH3CHOH रहेगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इस फॉर्म में आ जाए या तो इस फॉर्म में आ जाए तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। चेक कर लीजिए CH3OH, ये तो आ गया सर, यहाँ पर CH3 आ गया, CHHH यहाँ पर OH आ गया, तो बताए CH3 इसके पास है नहीं, ये नहीं देगा। COH और यहाँ से आ गया CH3, यहाँ से आ गया CH3। देखिए जब OH लेगा तो उसके साथ एक H भी होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। CHOH तो CHOH और यहाँ पर आ गया आपका CH3 ये CH3। तो अब देखिए इस फॉर्म में आ गया ना, CH3CHOH के फॉर्म में आ गया, तो CH3CHOH के फॉर्म में आ जाएगा तो ये दे देगा, है ना। यहाँ पर देखिए OH के साथ क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है जो कि नहीं दे रहा, CH3 एक आना चाहिए था, तो ये भी नहीं देगा, तो आपका क्या होगा, यहाँ से दे देगा। चल अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर्ड ऑन ए लार्ज स्केल। देखो मिथाइल अल्कोहल जो होता है ये डिस्टिलेशन ऑफ वुड से निकाले जाते हैं, किससे निकाले जाते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। तो डिस्टिलेशन ऑफ वुड में क्या होता है कि आपको इथेनॉल भी मिल जाता है, इथेनॉइक एसिड भी मिल जाते हैं, तो ऐसे जो मिक्सचर आते हैं ना उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं पायरोलिजिनस एसिड। किसको बोलते हैं, पायरोलिजिनस एसिड। इसमें सबसे लार्ज स्केल पर अगर कभी भी बनाना होगा तो ये पायरोलिजिनस एसिड से बन जाएंगे। अच्छा यहाँ फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस से इससे इथेनॉल बन जाएगा, यहाँ पर हमको मिथाइल अल्कोहल का पे आएंगे बाय रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल विद डाइल्यूट, हाँ मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल अल्कोहल बन जाएंगे यहाँ पे, बट उतने अमाउंट में नहीं बनेगा जितना कि हम लोग पायरोलिजिनस एसिड से बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डिस्टिलेशन ऑफ वुड करते हैं, वुड में जो संगोज प्रेजेंट होता है उसका डिस्टिलेशन होता है, वो टूटता है तो वहाँ पर मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है ना। बाय रिएक्टिंग मिथाइल अमीन विद HNO2, ये तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, ये तो डायजोनेट दे देगा, डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, और डायजोटाइजेशन रिएक्शन है तो बताइए क्या दे देगा, ये
डायजोनियम दे देगा। तो डायजोनियम तो हमको हम आएंगे तो आसान सा क्वेश्चन था ये। तो विच ऑफ द मेन फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इन अंकोहम। अंकोहम में कौन सा फंक्शन होगी, तो बच्चा जानता है अंकोहम में क्या होता है, OH होता है। इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन में तो कभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक, कौन है जो सबसे ज्यादा एसिडिक है, बताइए। फिनॉल हमने पहले पढ़ चुका है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, एक तो आ गया। चलो दूसरा है कि फिनॉल का डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, इसका क्या यूज कर सकते हैं, डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव यूज करेंगे। अगर डेरिवेटिव में यूज करते हैं फिनॉल का, तो याद करो इसमें अगर +M +H और +I ग्रुप जुड़ गया, मतलब दोनों ग्रुप जुड़ गया, तो एसिडिक कम जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एसिडिक यहाँ पे कम जाता है। अगर यहाँ पर क्या होता है -M -H और -I ग्रुप जुड़ जाता है, तो यहाँ एसिडिक बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एसिडिक क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और यहाँ पर एसिडिक क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं। पहला तो फिनॉल आ गया, है ना, तो फिनॉल आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएंगे, देखो यहाँ पर OH आ गया फिनॉल। दूसरा मेटाक्लोरोफिनॉल आ गया जी, तो यहाँ पर मेटाक्लोरोफिनॉल है, यहाँ पर मेटा पर क्लोरीन है। बेंजाइल अल्कोहल आ गया, बेंजाइल अल्कोहल है, मतलब यहाँ पर CH2OH, ठीक है, ये अल्कोहल आ गया, तो इसका तो ऐसे भी कम जाएगा क्योंकि फिनॉल वाला पोर्शन ज्यादा होता है। साइक्लोहेक्सेन है, तो इसका भी कम गया क्योंकि अल्कोहल है। तो ये तो दो खत्म हो गए, दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब ये दोनों में चेक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन जो देखे आप, ये एडजस्टिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एडजस्टिंग ग्रुप है। एडजस्टिंग ग्रुप किसको कहते हैं, जो एडजस्ट करके सकता है, कभी दे भी देता है क्योंकि इसके पास मोल पेयर भी है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। एडजस्टिंग क्या होता था, एडजस्टिंग वो होता था जिसके पास मोल पेयर विद वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो इसके पास डी वैकेंट ऑर्बिटल होता है। आपको तो पता होगा कि अगर पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट रहा, तो सेकेंड पीरियड के बाद जो भी आ रहे हैं उसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट था। सेकेंड पीरियड के बाद, थर्ड पीरियड से जो भी नीचे आ रहे हैं सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो अगर यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल है तो वैकेंट है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो अगर रूम खाएंगे तो कोई आएगा तो रख लेंगे उसको, हाँ ना, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। खाने मोल पे है तो मोल भी दे सकते हैं। इसका मतलब दोनों चीजें कर सकते हैं, जब देने की बात आएगा तो भी दे सकते हैं, लेने की बात आएगा तो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये +R या +M इफेक्ट भी शो करता है, और साथ ही ये -I भी शो करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस या मेसोमेरिक जो होता है वो ऑर्थो और पारा पर होता है। कहाँ पर होता है, ऑर्थो और पारा पर होता है, और यहाँ पर मेटा पर दिया हुआ है। तो अगर मेटा पर दिया हुआ ना, तो फिर वो खींचेगा, देगा नहीं, क्योंकि वहां -I इफेक्ट शो करेगा। क्या करेगा, -I। रेजोनेंस कहाँ पे काम करता है, रेजोनेंस काम करता है जब ऑर्थो और पारा पर होता है, या रेजोनेंस को मेटामेरिक नाम दिया। मेटामेरिक इफेक्ट भी कैसा काम करेगा, ऑर्थो और पारा पे काम करेगा। तो यहाँ पर मेटा पे है। अब मेटा पर होने के कारण से ऑर्थो पारा मेटा तो पता चलता होगा ना बेंजीन में, कि अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बाद वाला ग्रुप ऑर्थो होते हैं, है ना, उसके जस्ट बाद वाला ग्रुप ऑर्थो होते हैं, ऑर्थो के जस्ट बाद मेटा होता है, मेटा के जस्ट बाद पारा होता है, मेटा के जस्ट बाद क्या होता है, पारा होता है। तो यहाँ देखिए इसके जस्ट बाद के बाद वहां पर दिया, तो जस्ट बाद के बाद वहां पर देगा तो मेटा हो जाएगा, मेटा पर ये -I शो करेगा। इसी कारण से ये हो जाएगा M-क्लोरोफिनॉल। क्या हो जाएगा ये, M-क्लोरोफिनॉल, क्योंकि फिनॉल तो होंगे, फिनॉल में भी मेटा पोजीशन पर अगर कोई विथड्रायल ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसके ज्यादा हो जाएंगे, है ना। चलिए यही ऑर्थो पारा पर होता तो रेजोनेंस काम करता, वहां पे इलेक्ट्रॉन ये दे देता तो फिर ये नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये काम कर रहा है किस पे, मेटा। तो यहाँ समझ आ गया होगा, समझ आ गया, इसको कॉपी करने। चलिए जी, एक्सप्लेन विथ मैकेनिज्म दैट OH ग्रुप इन फिनॉल इन ऑर्थो एंड पारा डायग्राम। ये तो आसान सी बात है, आपने रेजोनेंस मैकेनिज्म की बात किया है, तो आप यहाँ पर पहले तो ये बॉन्ड लेंगे, आप यहाँ पर OH है, इसके पास मोल पेयर होगा। आप 1 2 3 वाला टेक्निक तो सिखाए थे आपको, तो 1 2 3, 2 3 का जो पाई बॉन्ड है वो 1 2 के बीच में चला जाएगा, तो 2 3 की पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, और यहाँ पर मोल पेयर आ जाएगा या निगेटिव आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। फिर 1 2 3 का चलेगा रेजोनेंस, 1 2 3, तो देखो अभी ऑर्थो पे आया, अगला बार ये मेटा पे आ जाएगा, सॉरी मेटा नहीं, पारा पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, ये पारा पे आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ से मोल पेयर भी है, और ये आ गया यहाँ पर आपका मोल पेयर आ गया, है ना, ये मोल पेयर यहाँ पर आ गए। और सॉरी अच्छे से बनाते देखिए,
यहाँ से करोगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये तो डबल बॉन्ड O है, यहाँ H है, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे मोल पर हो गया, एक यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मोल पर आ गया। अब फिर कीजिए 1 2 3, तो ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से आ गया, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड अभी है, यहाँ पर मोल पेयर आ गया। अब ये मोल पेयर नीचे जाएंगे, ये पाई बॉन्ड ऊपर टूट के चला जाएगा, तो मोल पेयर वापस चला जाएगा। तो ये यहाँ पर देखो जो मोल पेयर जा रहा है, पहला ऑर्थो पे गया, फिर पारा पे गया, और फिर ऑर्थो पे गया। तो इससे पता चल रहा है कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप से कैसा है ग्रुप है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आप इसको बना लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि मोल पेयर और पाई बॉन्ड की जो पोजीशंस है उसमें जो चेंजिंग होती है रेजोनेंस के थ्रू पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पारा पोजीशन पे होता है। कहाँ पे होता है, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ नहीं आनी चाहिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अंकुहम ग्रेटर देन कोरस्पोंडिंग अल्केन। तो देखो हमने थ्योरी में बताया था कि अंकुहम में जो होता है, कोई भी अंकुहम अगर उठा लेते हैं, इस अंकुहम के साथ H बॉन्ड बनता है, क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर H बॉन्ड बनते हैं। और H बॉन्ड बनने के कारण से, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण से ये क्या होता है, सारे अंकुहम आपस में जुड़ जाते हैं। जबकि अगर इसी के हाइड्रोकार्बन लेते हैं तो इसमें कोई एक्टिव नहीं होता, इसमें नो एनी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, नो एनी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो वैसे कंडीशंस में ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय अंकुहम, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय अंकुहम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय अंकुहम। अंकुहम के द्वारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, बट नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय हाइड्रोकार्बन, फॉर्म बाय हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अंकुहम इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन, है ना। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अंकुहम इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, इस कारण से ये आ जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी करूँगा इसको थ्योरी को, है ना। यहाँ से क्वेश्चन ये आए हुए पूछे हुए देखोगे, आगे रिपीट भी हुआ है। आप जैसे से आगे बढ़ोगे तो समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। और जब रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा ध्यान देना कि सर किस टाइप के क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है बिहार बोर्ड, ये पैटर्न पता चल जाता है मुझे बिहार बोर्ड का, है ना, कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ से आसान से ये पता पैटर्न चला जाएगा। हो गया ये। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन है मार्क क्वेश्चन, ये यहाँ से क्या है, इसका क्या करो रिएक्शन करो, बहुत आसान सा रिएक्शन। अगर हमने यहाँ से कराया CH3O CH2 CH3 का होगा ऐसे, चलिए ऐसा है, देखिएगा क्या होता है। ये सब दोनों ग्रुप्स हैं, ये अपने नकल को दे देगा। और जब यहाँ से HI की रिएक्शन होगा, H, तो पहले तो देखो यहाँ से HI टूटेगा, H प्लस प्लस I माइनस में। अब जैसे ही H प्लस यहाँ गया, इसमें जैसे ही H प्लस गया तो ये मोन पेयर इसको दे देगा। तो जैसे मोन पेयर देगा तो यहाँ से बताओ CH3OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोन पेयर विद पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अब आपको पता है ये सारे दोनों ग्रुप्स हैं, तो इसको तोड़ देगा बॉन्ड, ये बना लेगा CH3OH, तो एक बना लेगा CH3OH। अब कमस दूसरा क्या बन गया, यहाँ से यहाँ आ गया, देखो ये दे दिया अपना, तो इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से H और CH3 बन जाएंगे। अब इस पॉजिटिव के साथ यहाँ पर जो नेगेटिव I माइनस है वो जुड़ जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट CH3OH, और यहाँ पर से अधिक जुड़ेंगे, तो CH3OH एक ही जगह पे मिलना मुझे CH3OH, हाँ ना। बाकी तो कहीं CH3OH दिखाई नहीं दिया, एक ही जगह पे मिल रहे हैं, और यहाँ पर CH3CH2 तो यही आंसर हो जाएगा अपना, है ना। चलिए, OH ग्रुप ऑफ फिनोल इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से देखेंगे कि क्या होता है। तो पहले आप इसको कॉपी कर लेंगे मैकेनिज्म को, उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थोड़ा सा थ्योरी समझ लेना है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। एक खास है कि एरोमेटिक कंपाउंड तो होता है, देखिए कोई एरोमेटिक कंपाउंड, अगर एरोमेटिक में बेंजीन से बेहतर और कौन हो सकता है, हाँ, बेंजीन से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने कोई X ग्रुप जोड़ा जी, ठीक है। अब X ग्रुप के जगह पर कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ देता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पाई बॉन्ड को तोड़ देता है,
अब ये बात है कि पाई यहाँ भी जुड़ सकता, पाई मतलब ये ई यहाँ भी जुड़ सकता, तो बात है कि सर कहाँ जुड़े इसको, है ना, ये एक्स तो है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़े या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़े, अब ये चीजों पर डिपेंड करेगा कि सर कहाँ पर जुड़े। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी जुड़ सकते हैं, अगर यहाँ जुड़ेंगे तो यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा, यहाँ जुड़ेंगे तो यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये बन जाएंगे। अच्छा सोचो, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H होगा आपका, होगा ना, क्योंकि बेंजीन में C6H6 होता है तो सब जगह H होंगे। अब एरोमेटिक जो होता है मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, एरोमेटिक जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, तो एरोमेटिसिटी लॉस हो गया पाई बॉन्ड टूटने के कारण, बर्दाश्त करेगा नहीं बेंजीन, जब बर्दाश्त नहीं करेगा तो इसका H क्रॉस को हटाएगा, फिर से ये रेजोनेंस में मतलब ये क्या करेगा, एरोमेटिसिटी गेन करेगा, तो X यहाँ पर E बन गया, यहाँ से H क्रॉस बाहर आ गया, हमने H क्रॉस डालना था, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ से भी देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से खींच लेगा, तो इसमें क्या हो जाएंगे X आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर E जुड़ जाएगा। अब बात आती है कि ये देखिए ऑर्थो पे जुड़ा है, कहाँ जुड़ा है, ऑर्थो, यही चीज एक बार रेजोनेंस करा दोगे तो पारा पे आ जाएगा, तो ऑर्थो और पारा पे अगर आप कोई चीज को जोड़ रहे हो, अगर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ रहे हो ऑर्थो और पारा पे, और एक बार जोड़ रहे हो मेटा पे, तो ये बात को ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ये वाला जो ग्रुप होना चाहिए इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करना चाहिए, जो केटायन बना था इसको स्टेबल करना चाहिए, तो कौन कर सकता है, कार्बोकेटायन भिखारी है, तो भिखारी को देने वाला कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अगर भिखारी जब भी कोई चार्ज आता है केमिस्ट्री में क्या होता है, भिखारी होता है वो, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कौन करता है, पोटेशियम, पोटेशियम, जिसके पास मोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, मोन पेयर कंटेनिंग ऑक्टेट मॉन्क्यूम, है ना, मोन पेयर कंटेनिंग ऑक्टेट मॉन्क्यूम हो जाएगा, ये कर लेगा। इसमें कौन दे सकता, कौन कर सकता है, जो मेटा पर तभी करेगा जब X जो होगा विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, X क्या रहेगा तुम्हारा, विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, विथड्रॉ करने वाला रहेगा, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ क्वेश्चन है तो फिर ये मेटा को बनाएगा, अगर पोटेशियम या कोई भी डोनर ग्रुप जुड़ गया है तो यहाँ पर क्या करेगा, ये ऑर्थो और पारा पर करेगा। तो अब देखिए किसके बारे में पूछ रहा है इसने, अब यहाँ तक मैग्नीशियम समझ में आ गया क्या होगा इसका, है ना, तो देखिए क्या कहा था इसने, क्वेश्चन कहा था OH ग्रुप है फिनॉल। अब बताइए अगर X के जगह पर OH है तो OH में तो मोन पेयर प्रेजेंट है, OH में तो क्या है, मोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा तो सिंपल सी बात है ऑर्थो और पारा पर जाएगा, तो ऑर्थो पारा डायरेक्ट ग्रुप्स आ जाएंगे, ये आंसर हो गया आपका, हो जाएगा ना ये। तो देखिए समझ में आ रहा है कि सर जहां भी डोनर ग्रुप्स रहेगा जिसके पास मोन पेयर प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव हो मोन पेयर हो, अगर ये सब ग्रुप्स कहीं भी प्रेजेंट होता है तो वो डोनेट करता है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है वैकेंट ऑर्बिटल्स आ जाए वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो वहां पर क्या होगा तुम्हारा ये आ जाएंगे। तो अभी तो इतना डिटेल है नहीं, टाइम नहीं है, हम उतना डिटेल थोड़ी यहाँ पर दे सकते हैं, बट इतना आप समझ लीजिएगा कि अगर डोनर ग्रुप्स है, आप तो पूरे सिलेबस पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना, तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो डोनर ग्रुप्स है वो क्या करेगा, ऑर्थो पारा पे करेगा, कौन से रेशो में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेशो में, और जो क्या विथड्रॉइंग ग्रुप्स है वो कहाँ पर करेगा, मेटा पे करेगा, है ना। चलो नेक्स्ट इज द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ CH3 CH2 CH2OH। आप तो कमेंट कर सकते हो कि इधर से काउंट करो या इधर से करो, बात तो बराबर है, 1 2, तो इथेन 1 2 डाइओएम कहां पर लिखेगा, तो आईपीएसी लिख रहे हैं ना, तो इथेन 1 2 डाइओएम हो जाएगा, 3 कार्बन तो है नहीं, तो प्रोपेन की तो बात ही नहीं कर सकते, तो यहां भी प्रोपेन की बात नहीं कर सकते, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इथेन 1 2 डाइओएम आ जाएगा, तो लिखा चलो इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़े, हो गया। अब यहां से आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल, डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। सबसे पहले तो देखो एक का फंक्शन मिथेनॉल, दूसरे का फंक्शन इथेनॉल, ठीक है। अब इसकी मोलर मास कम होता है, मेस मोलर मास, नेस मोलर मास हो जाएगा, इसका हाई मोलर मास हो जाएगा। दूसरा होता है कि बोथ आर कन्वेक्स, ये भी कन्वेक्स होते हैं, ये भी कन्वेक्स होते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में मिलता है नॉर्मल टेंपरेचर पे, ऐसे पर ये थोड़ा सा बैक से स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे, तो इथेनॉल में लिक्विड में ही मिलता है। अब इसमें देखोगे इसका ये मोर सोनिबम होगा क्योंकि कम कार्बन है, मोर सोनिबम हो जाएगा, और ये हाई सोनिबम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हें, हाई सोनिबम हो जाएंगे। अच्छा इसको जब बर्न करोगे तो बर्न करोगे तो विदाउट फ्लेम जमेगा, और ये फ्लेम के साथ जमेगा, कैसे जमेगा, विद फ्लेम जमेगा, है ना। तो ये आपका यहाँ से क्या हो सकता है, ये डिफरेंसेस आ सकते हैं, प्रोपेनॉल हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। हाई मास का क्वेश्चन एक्सप्लेन हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बाउंड पॉइंट देन दैट ऑफ ब्यूटेन। अभी तो बताया था जी, कोई भी हमको हम होगा तो
तो देखो ये 5 नंबर में एक ही क्वेश्चन लिए होंगे, ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस मिलने होंगे, तब 5 नंबर बना होगा। आज इस चैप्टर का एक क्वेश्चन रहा होगा, बाकी आपके एल्डिहाइड का भी रहा होगा, कीटोन का भी रहा होगा, या फिर आपके कार्बोनिक एसिड्स से रहे होंगे, या तो कोई नहीं। यहाँ पर हमने सिर्फ उसी क्वेश्चन को रखे जो इस चैप्टर से मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से देखो कह रहा है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का क्या एक टाइप का अम्कोहम हो गया, ये अम्कोहम हो गया प्रोपेनॉल। अब कह रहा है कि किससे ज्यादा है, ब्यूटेन से, ब्यूटेन से ज्यादा है। ब्यूटेन का हो गया CH3 CH2 CH2 CH3। अच्छा दोनों का मास ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन 12 3 36 हो गया। हाइड्रोजन चेक करो, 3 2 5 2 7 1 8 37 8 44 हो गया, और 44 से 16 60 हो गया। इसके मोल मास 60 आ गया। इसका भी चेक करो, 1 2 3 4 कार्बन 12 का 48 आ गया, है ना। और 3 2 5 2 7 7 3 2 5 2 7 7 3 10 48 10 58 लगभग मोल मास सेम आ गया। क्या 58 आ रहा है, एक का 60 आ रहा है, सेकंड है ना। 2 1 3 3 12 36 3 2 5 2 7 1 8 36 8 44 से 60 से मोल मास लगभग बराबर है। बट फिर भी इसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्या करता है कि अम्कोहम जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण उसका इंटर नॉनथर्मल फोर्सेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, उसको तोड़ना या उसको गैस में कन्वर्ट करना थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। जबकि हमारे पास क्या होते हैं, मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उस हाइड्रोकार्बन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब ऐसा हाइड्रोकार्बन कुछ नहीं होता है तो उस कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके बॉन्ड थोड़ा कम जाते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। चल आगे हम लोग बात करें, तो ये समझ में आ गया 2 नंबर कहीं यहाँ पर आया होगा, या 1 नंबर क्या होगा, 1.5 नंबर क्या होगा, ऐसे करके आया होगा। 3 3 4 4 क्वेश्चन बांटे होंगे इसमें, तब ये आया होगा पूरा 5 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, by which of the following reaction phenol is converted to semi-cyclone-aldehyde। तो phenol रामेटामिन रिएक्शन तो पढ़े होंगे आपको, semi-cyclone-aldehyde। यहाँ पर जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं CH3 प्रेजेंस ऑफ NaOH कराते हैं, तब ये एल्डिहाइड का फॉर्म करता है। और यहाँ से मैकेनिज्म नहीं बना रहे, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ एल्डिहाइड ना हो, यहाँ पर या तो ऑर्थो पर या तो पारा पर बना सकते हो। ऑर्थो सेमी-साइक्लोन-aldehyde या पारा आ जाएगा, तो तुम्हारे ये आ जाएगा सेमी-साइक्लोन-aldehyde। द जनरल फॉर्म ऑफ मोनोहाइड्रिक अम्कोहम, तो देखो मोनोहाइड्रिक अम्कोहम का मतलब एक OH की बात करा। तो आप किसी का भी अगर फॉर्मूला नहीं पता चले तो आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे मिथनॉल का में है तो CH3OH हो गया, इथेनॉल का में है C2H5OH हो जाएगा। अब बताइए कार्बन जितना है उसका दुगना से 1 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो CN अगर कार्बन मान लेते हैं तो उसका दुगना से ज्यादा, तो दुगना कितना हो गया 2N हो गया, उसमें से 1 ज्यादा है तो CN+1 यहाँ से OH आ गया। देख लीजिए किसी में CN+1 OH यहाँ से हो जाएगा। भेज ऑफ द इथॉक्सी इथेन, अभी तो बताया था अम्कोक्सी अम्केन क्या होता था, इथर का नाम होता था। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन जहां पर क्या होना चाहिए इथॉक्सी मतलब C2H5O, यहाँ पर C2H5 होना चाहिए था, है ना। C2H5O C2H5, कोई भी ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा। C2H5O C2H5 क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पर C2H5O CH3 दिख रहा है, ये भी C2H5O CH3 दिख रहा है। अरे सब बराबर ऑप्शन है, एक ही जैसा ऑप्शन है, गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ ऑप्शन क्या है इसका, गड़बड़ है। हम बना लेते हैं किसी को एक को कर लेते हैं, यहाँ से हटाऊंगा C2H5O C2H5 इथॉक्सी इथेन हो जाएंगे। यहाँ पर रखूंगा ये वैसे रहने दो, यहाँ पर कर लेते हैं इसको हटाऊंगा, इसको कर देते हैं CH2 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 CH2, ठीक है ऐसा है। तब ये आ जाएगा इथॉक्सी इथेन, है ना। दोनों तरफ इथ आएगा तो इथ किससे बनता है, 2 कार्बन के दोनों कार्बन दोनों तरफ देंगे तभी इथ वर्ड लग सकता, नहीं तो इथ वर्ड यहाँ से नहीं लग सकता। है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। देखो ये क्लोरोफॉर्म सॉल्युबल होते हैं बट पार्शियली सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है, बहुत कम सॉल्युबल हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर तो नॉन पोलर कंपाउंड है और नॉन पोलर होता है वाटर इन सॉल्युबल हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर इन सॉल्युबल हो जाता है। नॉन पोलर कैसे पता चलता था, जब सभी का वेक्टर सम जोड़ते थे यहाँ पे तो इस सबका सम 0 हो जाता था, तो नॉन पोलर कंपाउंड कहलाता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, वाटर इन सॉल्युबल हो जाएंगे। ईथर भी वाटर इन सॉल्युबल, क्योंकि पोलैरिटी दोनों तरफ सेम हो जाते हैं, यही आ जाएगा अम्कोहम। अम्कोहम जो होता है क्या, तो तुम्हारा वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। यहाँ का समझ चलिए, यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ हमको दिख रहा है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में जो है हाँ कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर बेंजीन होनी चाहिए थी या फिर कोई अल्केन होना चाहिए। तो मुझे ऑप्शन के अनुसार से बेंजीन नहीं दिख रहा मुझे, अगर या फिर एक ऑप्शन के अनुसार से मुझे क्या दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है। तो हम बेंजीन पे लेते हैं, इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहा जाता था। क्या कहा जाता था,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको याद होगा बनाते किसे थे, याद है? अमीन के ऊपर, मतलब एनिलीन, NH2 लेते थे, यहाँ से बनता था एनिलीन। एनिलीन के ऊपर जब हम लोग क्या करते थे, NaNO2 प्लस HCl डाल देते थे। NaNO2 प्लस HCl या कई बुक में HNO2 भी कहा जाता है। तो यहाँ से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेता था। क्या बना लेता था? N2 पे एक प्लस Cl माइनस बनाता था, जिससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब यहाँ पर क्या करते हैं, H3O पॉजिटिव डाल देते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाते हैं। और यहाँ से H2 गैस बाहर आ जाता है। तो यहाँ से क्या जाएगा तुम्हारा? ये फिनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा? यहाँ से फिनॉल बनाएगा। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। देखो अब यहाँ से देखिए, ये चीजें हमने शुरुआत में बोला कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन हमने कहा था उसी जगह की थ्योरी पूछ सकता है। तो देखोगे क्या होता है, कभी भी अगर किसी का एसिड चेक करना हो तो आप वहां से एक H को हटा दीजिए, ये हो गया। अब कोई अल्कोहल मिल रहे थे RCH2OH मिल रहे थे, ठीक है, यहाँ से आप इससे जैसे हटाइएगा H को हटाइएगा तो यहाँ पर ये जो आयन बनता है, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। क्या होता है? फिनॉक्साइड आयन होता है। फिनॉक्साइड आयन होता है, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ से जब आप हटाइएगा RCH2O पर एक नेगेटिव प्लस H प्लस, ये अमकॉक्सी आयन हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो आयन्स है फिनॉक्साइड आयन, वो रेजोनेंस स्टेबल, तो कहेंगे क्या? फिनॉक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, तो नेगेटिव आयन जितना ज्यादा स्टेबल होता है, देखो अगर नेगेटिव आयन स्टेबल होगा तो इस H को वापस नहीं आएगा, तो H प्लस सोमोसाइड में दिखाई देगी, इसका मतलब वो एसिड होगा। तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबल होता है। और रेजोनेंस स्टेबल जितना ज्यादा होगा, रेजोनेंस स्टेबल दैट, है ना, बट अमकॉक्सी आयन इज नॉट स्टेबल। क्यों नहीं स्टेबल है? क्योंकि इसमें प्लस H ग्रुप दे रहा है, ये देने वाला के कारण से स्टेबिलिटी घट जाती है, इज नॉट स्टेबल। सो इस कारण से क्या हो जाएगा कि सर ये जो होगा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, मतलब सो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन, क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। तो सिंपल फिनॉल जो होगा वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएंगे, जबकि तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे कि अल्कोहल जो होंगे कम एसिडिक। एसिडिक तो दोनों होंगे, बट फिनॉल क्या हो जाएगा? ज्यादा, अल्कोहल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। यहां से अगला क्वेश्चन काट लीजिए। Which of the following is the formula of methoxymethane? Which of the following is the formula of methoxymethane? मतलब दोनों तरफ क्या दिख रहा है तुमको? मेथ दिख रहा है। तो देखो यहाँ से स्ट्रक्चर CH3O, इसके एक्सपेंड हूँ, तो देखो मिथॉक्सीमीथेन, ये आंसर दिख रहा है मुझे, बट आप सबको चेक करना है। CH2CH3 है यहाँ, और यहाँ पर OCH3 हो गया, इधर देखो मिथॉक्सी हो गया, बट इधर इथेन हो गया। तो हमको कहा मिथॉक्सीमीथेन चेक करना, तो ये नहीं होगा आपका। CH3COCH3 करा तो दिस इज एसीटोन हो गया, ये CH3COCH3, ये तो कीटोन हो गया, तो ईथर का फंक्शन ग्रुप ही नहीं हट गया। यहाँ भी आ रहा है C2H5 COCH3 का, यहाँ भी कीटोन आ गया, तो हमें कीटोन में तो हम लोग ऑप्शन लगाते हैं, ये खत्म हो गया आपका। आइडेंटिफाई द फिनॉल। फिनॉल देखो ये सबसे ऐसे बना हुआ, थोड़ा सा जूम हो गया ज्यादा ये, तो ये इस टाइप से बना हुआ, तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। क्या हो गया आपका? साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। अच्छा ये तो सिर्फ बेंजीन दिख रहा है मुझे, यहाँ पर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं दिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे, तो दिस इज बेंजीन, है ना। यहाँ पर दो को OH दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है? दो OH दिख रहा है। जब दो OH दिख रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, इस टाइप से ये आ जाएंगे डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन आ जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से आ गया बेंजीन के ऊपर OH दिख रहा है। तो देखोगे यहाँ से जब बेंजीन के ऊपर OH दिख रहा है इस जगह से यहाँ भी OH दिख रहा है, तो दिस इज फिनॉल, यही तो फिनॉल है। बेंजीन के ऊपर OH आ जाए तो क्या कहा जाता है? फिनॉल कहा जाता है। बेंजीन के ऊपर OH देगा तो क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। तो आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। खतर द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, आज अल्कोहल तो OH हो जाएगा ना, ये इस पे पूछने वाले चीज। चलिए आगे बात करने हैं। भाई द इथाइल ईथर नॉट रिएक्ट विद सोडियम, सही बात है। इथाइल ईथर में देखो क्या होता है, CH3 इथाइल ईथर है, CH3 CH2O CH2 CH3, दिस इज इथाइल ईथर, ठीक है। दोनों तरफ इथाइल रहेगा तो इथाइल ईथर का कॉमन। इथाइल ईथर में देखो ये जो ऑक्सीजन नॉट कंटेन एनी एक्टिव हाइड्रोजन, कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन इसके पास नहीं होता है, और जब तक एक्टिव हाइड्रोजन इसके पास नहीं होगा तो इसके साथ सोडियम रिएक्ट नहीं करेगा, कोई भी मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। सो सोडियम नॉट रिएक्ट विथ
सो सोडियम नॉट रिएक्ट विथ रिएक्ट, है ना, इसमें सोडियम नहीं रिएक्ट करता। तो अगर सोडियम रिएक्ट विथ नाइट कर सकते हो, या ऐसे यहाँ पर नहीं सकते, देखो यहाँ हाइड्रोजन नाइट यहाँ कर सकते हैं। नाइट क्या हो सकता है, अल्कोहल कार्बोनिक एसिड, है ना, तो नाइट यहाँ पर कर सकते हैं अल्कोहल हो जाएगा, और साथ में क्या लेंगे यहाँ पे कार्बोनिक एसिड आ जाएंगे, है ना, तो अल्कोहल कार्बोनिक एसिड। सो क्या होगा, सोडियम नॉट रिएक्ट विथ, यानी नॉट रिएक्ट विथ दिस कंपाउंड, है ना, रिएक्ट विथ दिस कंपाउंड हो जाएगा, इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये समझ में आ गया कि अगर कोई भी मेटल तब रिएक्ट करता है जब ये कोई H+ एक्टिव H+ देता है। एक्टिव कब होता है, जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है, इसका आंसर ये रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई अल्कोहल हैविंग सेम एटॉमिक वेट आर मोर स्ट्रांग देन कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। अभी हमने बताया था कि अगर हाइड्रोकार्बन आ जाए तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है, जबकि अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो सेम वेट अगर रह गया, अप्रॉक्स सेम भी रह गया, तो फिर वैसी कंडीशन में अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसका आंसर बहुत ज्यादा संभव बनाता है, उसको बॉन्डिंग पॉइंट भी ज्यादा बनाता है, जबकि हाइड्रोकार्बन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, सिंपल सी बात है। अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, ROH कर लेते हैं, फिनॉल को क्या कर लेते हैं, PHOH कर लेते हैं। ROH जो होता है, अल्कोहल जो होता है जनरली क्या होता है, नॉट कंजुगेटेड होते हैं, में कंजुगेटेड, अगर डबल बॉन्ड है तो हो सकता है, में कंजुगेटेड हो सकता है, में कंजुगेटेड हो सकते हैं। ये क्या होगा, मस्ट भी कंजुगेटेड हो जाएंगे, मस्ट भी कंजुगेटेड हो जाएगा, कंजुगेटेड हो जाएगा इसमें, है ना। ये एसिडिक होगा, बहुत कम होगा, या तो जनरली ये न्यूट्रल होता है और ये तो एसिडिक हो जाता है। कैसे हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ये लिटमस को चेंज कर देगा, लिटमस कलर चेंज कर देंगे, ब्लू से रेड कर देगा, है ना, ब्लू से रेड कन्वर्ट करेगा, जबकि ये लिटमस को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, है ना, लिटमस नॉट अफेक्टेड हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा देन फिनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या हो जाएगा, इस तरीके से अल्कोहल और फिनॉल में हम डिफरेंस लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आप अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस की बातें कर सकते हो। भाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको कॉपी कर लीजिए उसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलो हो गया, नेक्स्ट बात है कह रहा कि भाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पता है ये अल्कोहल क्या है, अल्कोहल इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, CH2OH, it is a covalent compound, it is a covalent compound, ये covalent compound है। अब covalent compound में क्या होगा, नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसका ब्रैकेट मतलब कॉमा देगा, उसका मतलब क्या, नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, प्रेजेंट, सो इट डज नॉट कंडक्ट, it doesn't conduct electricity in conduct electricity, है ना, conduct electricity in aqueous solution, electricity in aqueous solution। तो aqueous solution में क्या होता है, ये कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके पास क्या हो जाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स हो जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड होने के कारण से इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। कुछ दिक्कत है तो आसान है, आयनिक कंपाउंड आता है तो टूट जाता है, कोवैलेंट है नेगेटिव होता है, और नॉर्मली ये न्यूट्रल होता है, इसके कारण से H+ देता नहीं है ना, आयनिक फॉर्म में आते नहीं है, आयनिक फॉर्म में नहीं आने के कारण से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए था या तो आयन चाहिए था, तो वैसे इसमें मिल नहीं रहा है, इसका आंसर नहीं हो पाएंगे, है ना। नेक्स्ट बात हम करें कि अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय, ये भी कोई पूछने वाला ग्रुप है, क्या है, हाइड्रोक्सिन ग्रुप OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिन कहते हैं, OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिन कहते हैं। कार्बोजेनिक ग्रुप हो गया COOH, तो कार्बोजेनिक एसिड बना देगा। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO हो गया तो एल्डिहाइड ग्रुप बना देगा। ये भी छोटी समय होमो ग्रुप अगर जुड़ेगा तो हेमोजेंस बना देंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसमें हाइड्रोक्सी आ जाएगा। द फंक्शन ग्रुप ऑफ अल्कोहल क्या बार बताएं, OH होता है ना, फंक्शन ग्रुप क्या होता है, OH हो जाता है। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज, कौन सी कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन ये अधूरा है, छोटी चीज को, है ना, कि क्वेश्चन में क्या है, कंपाउंड ही नहीं दिया, हम इसका नाम बता रहे हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कि मार्क्स क्वेश्चन मतलब क्या है, ROH, CH2N2 लिविंग ग्रुप इन दिस, अच्छा ROH तो निकोमोफाइन हो गया ना, ये ROH यहाँ से निकोमोफाइन हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपका CH2N2, N2 याद होगा आपको, हम कहते थे कि क्या होता है, डायजोनियम का फॉर्म में आता है, यहाँ से ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, तुरंत ही यहाँ से चाहता भाग जाने का, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है।
यहाँ पे पॉजिटिव दिया नहीं, पॉजिटिव देना चाहिए था इसको, है ना। यहाँ से जैसे अटैक करेगा यहाँ से टूट के भाग जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा लिविंग ग्रुप, कौन निकल जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ से लिविंग ग्रुप्स के रूप में भाग जाएगा। ऐसे में नाइट्रोजन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता नहीं यहाँ पे। पारा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पारा मिथाइल फिनॉल। बस अब तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होता है, फिनॉल, पीछे हमने भी इसका क्वेश्चन बताया, पारा नाइट्रो है, NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन बिटराइन ग्रुप से, और यहाँ पर क्या तुम्हारा पारा पर मिथाइल ग्रुप से, वो एक यहाँ पर CH हो गया। तो देखो ये जो ग्रुप होता है प्लस इफेक्ट शो करता है, और ये जो ग्रुप होता है माइनस इफेक्ट शो करता है। तो अब सोचिए कि हमने क्या कहा, एसिड स्ट्रेंथ जो होता है, एसिड स्ट्रेंथ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है माइनस H और माइनस I का, है ना। और तुम्हारे पास क्या होता है कि एसिड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस H और प्लस I का। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि क्या होता है, ये जो होता है प्लस H इफेक्ट होता है, डोनर ग्रुप होता है, जिसके कारण से फिनॉक्साइड आयन जो होते हैं वो हम लेस स्टेबल हो जाते हैं, जबकि इसमें माइनस इफेक्ट होने के कारण से फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा, ज्यादा स्टेबल होता है। तो जिसमें फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो आपको किसमें ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, पारा नाइट्रोफिनॉल हो जाएंगे। समझ आता है, समझ में। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हमको हम आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, ये तो बच्चा जानता है कि इससे कौन सा टेस्ट किया जाता है, मुखास से रीडिंग टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या हो जाते हैं कि टर्बिडिटी चेंज हो जाती है, कलर्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, तो टर्बिडिटी के कारण से यहाँ पर आ जाता है, ये 3 डिग्री में टर्बिडिटी ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन आ गया जी, हाँ करेक्ट क्वेश्चन है कि इथीन इज पास्ड इनटू कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड द प्रोडक्ट बॉन्ड विद वाटर। चलिए समझ में आ गया क्या हो गया, इथीन है CH2 आ गया, जब हम आ गया CH2 कंसंट्रेट H2SO4 का मतलब H2SO4 एसिड है, H को दे देगा, यहाँ से कार्बोकेटाइन बन जाएंगे, CH बन जाएंगे। अच्छा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से H मिल लिया तुमने, H प्लस जाकर जुड़ गया और यहाँ CH2 पॉजिटिव, तो कई बार क्या होता है इस पॉजिटिव को पता है, देखो H2SO4 को तोड़ोगे तो H प्लस H2SO4 पे एक माइनस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस जाकर जोड़ देता है कुछ देर के लिए, लेकिन यहाँ पर वाटर का अटैक करवा रहा है, तो हमको ज्यादा सोचना ही है, यहाँ से वाटर का अटैक कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3, यहाँ से वाटर जैसे ही जुड़ेगा CH, यहाँ से आ जाएगा OHH, इसके ऊपर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, यहाँ से हटा देगा और जो H प्लस दिया था वापस उसको मिल जाएगा, मतलब एसिड कैटेनाइज रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया, ये रिएक्शन एसिड कैटेनाइज हो गया। तो जब एसिड कैटेनाइज हो गया तो इथेनॉल बन गया। क्या हो गया तुम्हें, इथेनॉल। तो कह रहा है कि क्या कि प्रोपीन इज पास्ड इनटू कंसंट्रेट H2SO4 एंड द प्रोडक्ट इज बॉन्ड विद वाटर, देन इट प्रोड्यूस इथीन से कन्वर्ट हो जाएंगे इथेनॉल में। इथीन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में, है ना। कितना पर डालते थे, 413 केल्विन पर डालते थे, कितना पर डालते थे, 413, अभी तो पढ़े थे पीछे। चलो प्रोपीन इज पास्ड इनटू कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर वही बात है। अच्छा सेकंड नंबर क्वेश्चन, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज हीटेड विद मिथनॉल। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3MgI किसके साथ हीट करें, मेथनॉल के साथ करें, तो CH3OH। अच्छा आपको याद होगा ग्रेनाड एजेंट जब टूटता था तो यहाँ CH3 माइनस भी टूटा था और प्लस MgI टूटा था। यहाँ पर क्या होता था, ये दो तरह से बिहेव करता था, बेस की तरह भी बिहेव करता था, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता था। लेकिन जहां पर OH ग्रुप आ जाता है तो वहां पर ये बेस की तरह बिहेव करता था। तो देखो CH3 पर यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर है OH CH3 है, इसका H मिल लेता था तो ये CH4 बन जाता था। अब प्लस ये हो गया CH3O, अब इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, MgI जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा यहाँ से, MgI जुड़। तो क्या बना के दिया आपको, मीथेन बना कर देगा। तो याद रखना CH3MgI प्लस CH3OH जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, मीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। किसके साथ हो जाता है, मीथेन की फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोपीन इज पास्ड इनटू कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड प्रोडक्ट, बस अभी यही क्वेश्चन है ना। क्या कर रहा है, प्रोपीन, इस बार ब्यूटीन में इथेन लिया था, अब इसी में से क्या कर लेंगे, प्रोपीन कर लेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कर लेंगे, यही प्रोडक्ट देगा, सिर्फ एक कार्बन बढ़ा कर देगा। तो सेम चीज है, ये इथेन था और ये प्रोपीन है, दोनों के रिएक्शन सेम है, सेम क्वेश्चन ही पूछा गया है। उसके बाद मिथॉक्सी इथेन इज हीटेड विद HI, मिथॉक्सी इथेन अभी हमने इसका भी क्वेश्चन करवाया था, CH3O C2H5 इथेन, इसके जब HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये OH चला जाएगा, CH3OH आ जाएगा, अब प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे क्या C2H5 ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगी। तो ये आसान है, यहाँ से H रखना, जो कम बना देगा उसके साथ OH बना देना और जो ज्यादा बना देगा उसके साथ आयोडीन यूज करना। तो पहले जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें। कॉपी किए, कॉपी करूंगा।
हो गया। तुम देखो अगला क्या है, इथेनॉल इज हीटेड विद फेंटॉन्स रिएजेंट। फेंटॉन्स रिएजेंट क्या होता है ये समझना, तुम समझो बेटा, इसको कॉपी होगी नेक्स्ट। फेंटॉन्स रिएजेंट, फेंटॉन्स रिएजेंट क्या होता है कि यहाँ पर होता है CaROCm2 CH2 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराता है, इसको कहते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको, फेंटॉन्स रिएजेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, मिथॉक्सी इथेन, सॉरी हाँ है ना, इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल है तो CH3 CH2OH आ जाएगा। इसके साथ जब फेंटॉन्स रिएजेंट की रिएक्शन होती है CrOCm2 CH2 इन प्रेजेंस ऑफ, तो ये बन जाता है क्या चीज, CH3, सॉरी बेंजीन तो है ना, यहाँ क्या जाएगा CH3 CH2 CH2Cm बन जाता है। क्या बन जाता है, CH2Cm, या फिर CH2Cm यहाँ भी बन सकते हैं, सिंपल से रिएजेंट के यहाँ से क्या हो जाते हैं, Cm बन जाता है। अच्छा सोचो, यही रिएजेंट के यहाँ पर क्या रहा है, क्रोमाइन क्लोराइड इन CH2, है ना, ये चीजें मिला। तो टॉमिन के साथ रिएक्शन करा, टॉमिन यहाँ पे, टॉमिन किसको कहते हैं पता है, बेंजीन के ऊपर जब CH दे रहता है तो क्या होता है, टॉमिन हो जाता है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है तुम्हें, क्रोमाइन क्लोराइड मिल रहा है, हाँ, क्रोमाइन क्लोराइड में तुम्हारा क्या रहेगा, CrOCm2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, ये क्या बन जाएंगे, ये CH3Cm बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH2Cm बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। फेंटॉन्स रिएजेंट कुछ गड़बड़ है यहाँ पर देखना थोड़ा सा गड़बड़। फेंटॉन्स रिएजेंट होता है केमोनोफ्लोरीन एसिडिक मीडियम में रहते हैं, है ना, किसमें करने थे, इथेनॉल को फेंटॉन्स के साथ करेंगे तो C2H5OH है, इसके साथ हम केमोनोफ्लोर डाल देते हैं, केमोनोफ्लोरीन एसिडिक मीडियम, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, एल्डिहाइड में CH3COH। ठीक है, ये एल्डिहाइड में आ जाएगा और यहाँ पे क्या देंगे, ये आ गया। चलो अगला है प्रोटोनोल्डिहाइड, एक ट्रीटेड विद NiNH4। प्रोटोनोल्डिहाइड किसको कहते हैं पता है, प्रोटोनोल्डिहाइड कहा जाता है एल्डिहाइड को, मतलब एसिटाल्डिहाइड को प्रोटोनोल्डिहाइड कहा जाता है, और इसको MiNH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर करा देते हैं तो एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर के पहले तो बनाने का अल्कोहल बनाने का CH3 CH2OH बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। और उसके बाद जब इसके प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आया, इस प्रोडक्ट को एसिड के साथ रिएक्शन करने का, तो बताओ ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया ना, CH3 CH2OH विद H आयन जब डालेंगे तो यहाँ से OH और H2 मटा बन जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो पहले क्या करना है, प्रोटोनोल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, उसको NiNH4 के साथ ईथर को डालेंगे तो हमको हम बन जाएगा, और हमको हम में H डाउन होता है, एसिड केटाइड डिहाइड्रोजनेशन इसमें हो जाएंगे तो वहां पर अल्कीन इथीन बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, ये इथीन बन जाएगा। यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ये बात बता दी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बात करें, पहले कॉपी करने को जाऊंगी फर्स्ट में और स्क्रीनशॉट लेने इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अल्कीन गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अल्कीन तो हमें देता है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में जाने के लिए कौन सा रिएक्शन देता है, एडिशन से। सब्स्टिट्यूशन इसमें तो कब होता है, अल्काइल एनाइड से आपको एमिटिंग ग्रुप जुड़ा रहता है तब वहां पर जाता है, तो यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा इसका। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है, 2 पेंटेनॉल। पहले तो यहाँ देखो, पीछे देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसके ऊपर OH है, 2 पेंटेनॉल हो गए, 4 पे डाइमिथाइल है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर एक मिथाइल ऊपर हो, एक मिथाइल नीचे हो, बाकी सब पे HH डाल दो, इसका 4 बंद हो गया, इसके भी 4 बंद हो गए, यहाँ भी 4 बंद हो गया, ये भी 4 4 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा, तो 4 डाइमिथाइल का गया। 2 बीटा नाम की बात कर रहे थे, 1 2 हो गया, इसके ऊपर OH डाल दो, यहाँ H डाल दो। ये सब क्वेश्चन अगर पूछ दे, मतलब घुमा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हाँ, तो ये सब तो आराम से बनते आ सकता, आप यहाँ से छोड़ नहीं सकते इस सब क्वेश्चन को, है ना। ये आ गया आपका स्ट्रक्चर, बकवास क्वेश्चन जिसको कहते हैं हम, है ना। अभी कहते हैं जिसमें ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन करवा दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन इसका, हाउ विल यू कन्वर्ट द फ्लोइंग फिनॉल फ्रॉम एनिलीन। हाँ, ये देखो बहुत अच्छी क्वेश्चन है। एनिलीन, एनिलीन हमने क्या बताया, बेंजीन के ऊपर NH2 रहता है तो उसको एनिलीन कहते हैं, बेंजीन के ऊपर OH रहता है तो फिनॉल हो जाता है, बेंजीन के ऊपर COOH रहता है तो बेंजोइक एसिड हो जाता है, बेंजीन के ऊपर CH3 रहता है टॉमिन हो जाते हैं। ये याद रखना चाहिए। जब इसको डायजुटाइजेशन करा दो, पहले क्या करवा दोगे, डायजुटाइजेशन करा दोगे, तो डायजुटाइजेशन करा दोगे तो क्या करोगे, HNO3 या फिर NaNO2 CN से रिएक्शन करा दोगे, तो यहाँ से क्या बन जाता है तुम्हारा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, N2 CM माइनस होता है, और यहाँ पर H3O पॉजिटिव कर सकते हैं, या फिर इसको कई जगह पर H+H2O भी करवाया जाता है। तो यहाँ से तुम्हें क्या हो जाते हैं, ये फिनॉल बना के दे देता है, क्या बना के देता है,
फिनॉल बना के देता है, प्लस यहाँ से N2 गैस बाहर आ जाते हैं, प्लस HCl बाहर आ जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा सुनो। अगर करें भी फिनॉल टू बेंजीन की बातें करें तो फिनॉल में क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पर OH ग्रुप्स हो जाते हैं, और इसके ऊपर जब Zn डाल दो, सिंपल सा Zn के साथ हिट हुए ZnO बन जाते हैं, और ये बेंजीन प्लस ZnO तैयार हो जाते हैं, बेंजीन प्लस ZnO तैयार हो जाता है। चलो हाउ विल यू कन्वर्ट द फ्लोइंग इथाइल कॉम फ्रॉम इथाइल अमीन। फिर बात हो यार, इथाइल अमीन मेरा CH3CH2NH2 मेरा, इसको पहले तो डायजोनियम कराओगे, डायजोनियम अभी यही केस तुम्हारे सेम करा दो इससे, HNO3 या इन प्रेजेंस ऑफ क्या कराओ NaNO2, दोनों में कोई एक डाल सकते हो है ना, यहाँ HCl डालोगे तो पहले डायजोनियम बन जाएगा CH3CH2N2 पर एक प्लस Cl माइनस आ जाएंगे, यहाँ से जब H3O पॉजिटिव डालेंगे इन प्रेजेंस या फिर H प्लस H2 को डालेंगे तो वैसे कंडीशंस में ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे है ना। H3O पॉजिटिव डालेंगे तो यहाँ से जाएगा CH3CH2 OH आ जाएगा। तो ये आ गया आपका डाइल्यूटाइजेशन, उसके बाद आपका आ गया एसिड केटामाइड हाइड्रेशन रिएक्शन यहाँ से आ गया। और मैं कह इथाइल अमीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, इस बार उल्टा कर रहा है, तो इस बार उल्टा करा तो देखो बहुत आसान सी रिएक्शन है, CH3CH2 OH, इसको क्या करा दो PCM5 या SOCM2 या फिर तुम क्या करा दो PCM3 या फिर क्या करा दो ZnCm2 प्लस HCl, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड है मतलब क्लोराइड में। इसके बाद इसको करा दो रिएक्शन किससे, NH3 के साथ रिएक्शन करा दो, NH3 से रिएक्शन करा दोगे अमोनियाइजेशन क्या रहेगा, अमोनियाइजेशन रिएक्शन हो जाएंगे, तो यहाँ से NH2 बन जाएगा और प्लस यहाँ से HCl बाहर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हम लोग हाइड्रेट रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ से आसान से समझ में आ जाएंगे। ये दोनों जल्दी से कॉपी करें इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, कॉपी कर लिया, आप लगे रहिए जितना भी संभव है हमसे हम उतना क्या करा रहे हैं, हर एक का क्वेश्चन थ्योरी विद डिवाइड सब कुछ करा रहे हैं। आप अगर इतना भी करके के जाते हो तो क्या होगा कि आपको एक बार रिवीजन देगा, क्योंकि इसमें लगभग यही क्वेश्चन डालते हैं जो क्या होते हैं बार बार रिवाइज होते हैं है ना। तो वो चीजों को आप देखेंगे तो हमने बहुत से क्वेश्चन हटाए जो बहुत ज्यादा रिवीजन था, फिर भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा है जो मुझे क्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको पूरे बना के जाते हो तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है केमिस्ट्री के अंदर। जितने भी लेक्चर हमने पढ़ाए हैं इसको देखोगे इधर तो इधर अच्छा जाएगा। हम अंत में क्या करेंगे, ऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन को एक साथ कर लेंगे, एक वीडियो में कर लेंगे, ज्यादा नहीं होगा, एक घंटे का वीडियो के आसपास होगा। और अगर टाइम मिला तो एक क्लास में हम ऐसा करेंगे कि अभी तक जो PYQ है फिर से एक बार रिवाइज करने जाएगा उसको, तो आसान से बन जाएगा। चलिए सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट क्या है, CH3 एसीटेट है, तो एसीटेट में क्या होगा CH3COOH बन जाएगा। इसके ऊपर क्या करें, सोडा नाइन के साथ हिट करें, तो NaOH के साथ हिट कर दो, इन प्रेजेंस ऑफ CO डाल दो, तो अपना D का बजाय मैसेजेशन हो जाता है, यहाँ से बन जाएंगे CH4 प्लस Na2CO3 बन जाएगा, यहाँ से D का बजाय मैसेजेशन। कैल्शियम कार्बाइड है CaC2 को जब हम क्या करते हैं H2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद एसिटिलीन बन जाता है, इसमें याद रखो H2 प्लस C2 H2 हो जाते हैं, एसिटिलीन बन जाते हैं। अगला कह रहा है एसिटिलीन पास तो रेड हॉट कॉपर से, जब इसी C2H2 को रेड हॉट कॉपर से पास करवाते हैं है ना, ये बेंजीन कन्वर्ट होता है, बैलेंस करना है यहाँ पे, यहाँ से रेड हॉट कॉपर से जब इसको पास कराते हैं तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा बेंजीन बन जाता है, C6H6 बन जाता है बेंजीन। मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू डिफ्यूज सनलाइट, ये तो हमने कई बार बात की थी, इस चैप्टर से सब क्वेश्चन नहीं है। CH4 प्लस Cl2 यहाँ से आ जाएगा CH3Cm प्लस HCl आ जाएंगे। अब फिर से यहाँ से अगर हम CH3Cm प्लस Cm2 करा देते हैं तो CH2Cm2 प्लस HCl बन जाता है, किसके प्रेजेंस में, HNu सनलाइट के प्रेजेंस में है ना। फिर CH2Cm2 है, इसके साथ अगर Cm2 के साथ एक और रिएक्शन करा दे विद Cm2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu करा दे तो यहाँ से बन जाता है CHCm3 प्लस HCl हो जाता है। यहाँ से CHCm3 को फिर से एक बार Cm2 के साथ रिएक्शन करा दे, Cm2 के साथ करा दे इन प्रेजेंस ऑफ HNu तो CCm4 प्लस HCl बन जाता है। तो आप जितना तक रिएक्शन करवाना चाहें आप यहाँ से करवा सकते हो इस चीज को, तो ठीक है हो जाएगा। जल्दी से कॉपी करें एक चीज आप समझिए पहले करिए ना इसको, इथाइल को हम इथाइल को ऑक्सीडाइज करोगे CH3CH2OH अभी हमने बताया था, जब बाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो पहले एल्डिहाइड में चला जाएगा CH3COOH चला जाएगा, और जब इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पीछे दिखाया था, ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्या कर स्टेटमेंट क्वेश्चन है,
कह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन अल्कोहल आर हायर देन दैट ऑफ ब्रांच चेन। सही बात, क्योंकि देखो अल्कोहल में जब स्ट्रेट चेन होता है CH3 CH2 OH आ गया, या और मैं इसका CH2 CH2 तो इसमें क्या होता है, जो पोलैरिटी होती है ना, ये पूरे सरफेस पे फैला होता है। जबकि अगर इसको ब्रांच में लेते हैं ना ऐसा, इसका जब ब्रांच में लेते हैं तो पोलैरिटी पूरे सरफेस पे ली जाती है, और जब पोलैरिटी पूरा सरफेस पे नहीं जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के से इसका कम हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि मोर देन ब्रांच, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है ना। राइट द स्ट्रक्चर पर अभी तो बताए थे ना, फोर्थ डाइमिथाइल 2.9 अभी बताए थे, 2 भी बताया, ये भी अभी बताया था। हमें क्या करना, हाउ डू यू प्रिपेयर फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल से एसिटिलीन बनानी है। मुझे इथाइल अल्कोहल से एसिटिलीन बनाना है। देखो CH3 CH2OH खत्म हो गया। इथाइल अल्कोहल में ऐसे एसिटिलीन बनानी है। 2-3 रास्ते, कई रास्ते, एक अच्छा सा रास्ता बताते हैं जो आप लोगों को याद रहता है, PCM5 SOCM2, इसे करवा लीजिए आप, किसी के साथ करवा लीजिए। कन्वर्जन है तो कई मैकेनिज्म यहाँ से बन सकते हैं, CH3 CH2CM। आप इसे क्या करा लीजिए, इसे अल्कोहलिक क्लोज डाल दीजिए। अल्कोहलिक क्लोज जैसे डाल दीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, ये इल्युमिनेट हो जाएगा, इल्युमिनेशन रिएक्शन करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। इसके बाद आपको एक CM2 के साथ रिएक्शन करवा लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ CCM4, तो इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन हो जाता था CH2CM, और यहाँ पर आ जाता था CH2CM। आप इसके बाद आप इसको अल्कोहलिक क्लोज डालिएगा तो आपको ये डायरेक्ट क्या कर देगा, यहाँ से HCl ब्लू HCl निकाल देगा और यहाँ पर एसिटिलीन बन जाएगा, CH है ना। एसिटिलीन आसान से आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका डाटा डायरेक्शन है, इसका आंसर इस मेथड पे यूज करते हैं बार बार। एसिटिक एसिड से आपको क्या बनाना है, एसिटिक एसिड से इथाइल अल्कोहल, मतलब इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना। अभी तो हम बताए अल्कोहल से एसिड जाना है CH3 CH2OH, अगर अल्कोहल से एसिड जाना है तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देना डायरेक्ट, तो एसिटिक एसिड में बना रहेगा CH3CH2OH। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से याद करूँ क्या बताया थे, K2Cr2O7 डाल सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम डाल सकते हैं, K1O4 डाल सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम न्यूट्रॉन भी डाल सकते हैं, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ भी डाल देंगे तो वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एसीटोन जाना है, एसीटोन मतलब एल्डिहाइड, मुझे मतलब कीटोन जाना है मुझे, है ना। पहले कॉपी करना, हम उसके बाद एसीटोन जाते हैं। इथेनॉल तो आसान है, इथेनॉल तो देखो यहाँ पर बहुत आसान है क्योंकि CH3 CH2OH है। अब इसको सिंपल अभी तो बताया था, H+ के साथ हिट कर दीजिए, एलिमिनेशन हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। डाइथाइल ईथर भी हमने बताया था पीछे, है ना, ये भी बता दिए थे। दो चीज का रिएक्शन देखना था यहाँ से, कोई दिक्कत, कॉपी होगी, आगे बढ़ता है। समझिए दो चीजें, एक तो पहले डाइथाइल ईथर बनाऊंगा। यहाँ तो अभी हमने बताया था ना कि CH3 CH2OH होगा, CH3 CH2OH होगा। यहाँ से कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जैसे डालोगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 413 रेक्टेंगल पे डालना है, 443 पे डालना है। तो यहाँ क्या बन जाता था CH3 CH2OH, इसके ऊपर से क्या जाता था H+ आ जाता था। तो यहाँ से क्या बन जाता था CH3 CH2 बन जाता था, CH3 CH2 पॉजिटिव बन जाता था। और जब ये CH3 CH2 पॉजिटिव बनता है यहाँ से, तो आपको यहाँ से फिर से क्या हो जाता है कि जब इसको मल्टीप्लाई में दो OH CH3 CH2 में दो, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन अपना एज एन इक्विलिब्रियम इसको मॉलिक्यूल दे देता है। इसी कारण से यहाँ से बन जाते हैं CH3 CH2, यहाँ से OH के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव और यहाँ से बन जाता है CH2 CH3 CH2 CH3। तो H+ यहाँ से वापस चला जाता है इसमें, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2, यहाँ से O, यहाँ से आ जाएगा CH2 CH3, तो यहाँ से ईथर बन जाता है। एसीटोन बनाने के लिए पहले इसको ऑक्सीडाइज करना चाहिए, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, एल्डिहाइड। तो देखो एसीटोन बनाने के लिए 3 कार्बन चाहिए, तो पहले हम इसको क्या करना चाहिए कि हाँ इथेनॉल को CH3 CH2OH को यहाँ पर PCC डाल देते हैं, ठीक है। PCC डाल देंगे तो एल्डिहाइड बनेगा CH3 C-OH एल्डिहाइड आएगा। एल्डिहाइड से कार्बोजेनिक एसिड बनाते हैं, कार्बोजेनिक एसिड बनाते हैं। तो जैसे कार्बोजेनिक एसिड बनाओगे इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग डालेंगे, क्या डालेंगे इसमें KMnO4 डालेंगे, ये कार्बोजेनिक एसिड बन जाएंगे, CH3 C-OH बन जाएगा। अब इसके बाद इसको डिकार्बोनेशन कराऊंगा, तो NaOH के साथ इसको हिट कर दूंगा, है ना। तो पहले तो ये CH3 पॉजिटिव बनाता है, वो लेकर आएंगे, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, है ना। अब ये CH3 पॉजिटिव जो होगा वो अटैक करेगा CH3 CH2, इससे ऐसे एसीटोन बनाना मुझे। यहाँ से क्या करना है, डिहाइड्रेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Zn, तो कार्बोजेनिक एसिड के साथ पहले एस्टर बनाते हैं, है ना। यहाँ पर बन जाएगा और OH इसके साथ OH C2H5 हो जाएगा, OH C2H5 हो जाएगा, OH और H यहाँ से वाटर बन जाएंगे और यहाँ से बनाने का ये CH3 C-O, इधर देखना ना, ये क्वेश्चन मार्क है,
CH3 सिग्मा बॉन्ड O, यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा O C2H5 आ जाएंगे, है ना। और जब इसको यहाँ से जेननो या कुछ भी देंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा और ये एसीटोन ग्रुप में आ जाएगा CH3CuC2H5। इस तरीके से आ जाएंगे, यहाँ से एसीटोन पर आ जाएंगे। तो ये आसान से बन जाएगा इसका, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं आता है। तो अच्छा CH3 बन जाएंगे, वहाँ पे एसीटोन है CH3 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या देंगे आप, कि हमने सारे कन्वर्जेंस यहाँ से देख लिए, सारे टाइप का देख लिए, यहाँ पर सारे क्वेश्चन क्या हो गए कंप्लीट हो गए। तो आप इसे जाकर के फिर से एक बार रिवाइज करें पूरे पार्ट को, हाँ। और आपको हम यहाँ से देख सकते हैं क्या, फिर एक बार बता देते हैं कि अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ नया बैच कुमार है ना, कितने कितने बजे से है, अपने जो भी जान पहचान के अपने फ्रेंड से भाई बहन है कोई भी है तो आप बता दो उसको क्या, आर्ट्स एंड में हिंदी और इंग्लिश मीडियम का क्या हुआ बैच कुमार, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाया।